नमस्कार साथियों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी हमारा वीडियो बनाने का क्रम चल रहा था वो अभी 2-3 दिन से रुक गया है। स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण से रोका गया था, ठीक है। उसके बाद फिर से रिकवर होते ही हम धीरे से अपने जो हमारा क्रम चल रहा था उस पर फिर से आते हैं। और हमने पिछले वीडियो में आपको भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में बताया था कि भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत कहाँ से होती है। आज हम उसी का टॉपिक लेते हुए प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हम फिर से कवर करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। तो एक सिकंदर का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। सिकंदर एक राजा हुआ करता था, ऐसा कुछ दिखने में था जो आप देख रहे हैं। ऐसा लिखा जाता था सिकंदर एक महान शासक होते हुए भी पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन भारत को जीत नहीं पाया था। ऐसे बहुत सारे कारण आए, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका एक ये घोड़ा पे देख रहे हैं ना, एक इमेज है, पाकिस्तान में बना हुआ है, ठीक है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वहाँ पर बना हुआ है इमेज, क्योंकि वो बनवा कर गया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान की तरफ में जीत गया था। वो भारत पहुँचने से पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को वो जीत चुका था। तो वहाँ पर उसके आज भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते क्योंकि भारत तक पहुँच नहीं पाया था। इसके बहुत से कारण हैं, हम उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि सिकंदर जो था वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। मकदूनिया जो था वो ईरान के एक तरफ वाले इलाके का हिस्सा हुआ करता था। एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था मकदूनिया, है ना। ईरान एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और ईरान पे तो हमने पहले बता चुके कि ईरान के कुछ राजा हुए, जैसे डेरियस, है ना। ऐसे कुछ राजा आए जो हम पहले बता चुके हैं। उन्होंने भी भारत पर विजय पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय नहीं पा पाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ से कि जो सिकंदर था वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और जो सिकंदर है, सिकंदर का आक्रमण इतिहास में, भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर भारत के इतिहास में बदलाव हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। और अरस्तु जो थे वो एक प्रकार से दार्शनिक मतलब कि जो चीज़ें होती थी उनका उपदेश वगैरह वो देते थे, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उनको शिक्षा देने का पूरी तरह से काम करते थे अरस्तु। किसको? सिकंदर को। तो वो एक प्रकार से दार्शनिक शिक्षा देते थे, किसको? सिकंदर को। तो सिकंदर का एक कहानी टाइप की आती है कि जब भी मान लो कि सिकंदर को शिक्षा देते थे अरस्तु, तो सिकंदर जो था वो एक प्रकार से उस शिक्षा को प्रति अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था, आकर्षित नहीं होता था। उसको एक प्रकार से राजा बनने की चाह हमेशा रहती थी। वो चाहता था कि जैसे जो बहुत बड़े राजा हुए हमसे पहले, जैसे डेरियस वगैरह, है ना, ईरान के राजा हुए, बहुत बड़े विशाल साम्राज्य जिन्होंने जीते, वो उन जैसा शक्तिशाली बनना चाहता था। तो कभी भी जो भी उनके गुरु हुआ करते थे वो उसको पढ़ाते थे, तो कहा जाता था कि उसका जो ध्यान था वो उस शिक्षा में नहीं हुआ करता था। वो उसका जो ध्यान एवं रुचि रहती थी वो एक प्रकार शक्तिशाली राजा बनने में उसकी रुचि रहती थी। और वो उन्हीं राजाओं के बारे में बार बार पूछा करता था कि जो डेरियस हैं, ये जो राजा हुए वो कैसे बने, इन्होंने क्या साम्राज्य जीता। तो कहा जा सकता है सिकंदर जो था वो पहले से ही एक शक्तिशाली राजा बनने के प्रति इंटरेस्ट यानी रुचि रखता था। अब देखा जाए कि जो सिकंदर के उसके पिता थे फिलिप, उनकी मृत्यु हो जाती है 325 BC में। बिफोर क्राइस्ट का समय चल रहा है, 325 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जाके सिकंदर गद्दी पर बैठता है। और सिकंदर जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी आयु जो होती है वो 20 वर्ष होती है। सोचिए, 20 वर्ष की आयु में राजा बन जाना एक बहुत बड़ी बात तो वैसे भी है। इसके अलावा राजा बनने के साथ साथ उस राजा के मन में दुनिया को जीतने का ख्याल भी अगर आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। आज के समय में 20 वर्ष के जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक ना के बराबर कुछ कार्य कर पाते हैं, या उनकी सोच ही विकसित नहीं हो पाती है। लेकिन उस समय के जो 20 वर्ष के व्यक्ति हुआ करते थे उनके अंदर एक प्रकार से दुनिया जीतने की सोच बन चुकी थी, है ना। तो बहुत बड़ा अंतर रहता था सोच में। अब अगर देखा जाए तो हमने पहले ही बताया कि उसको बचपन से शक्तिशाली राजा बनने का शौक़ रहता था, है ना। तो जैसे उसके पिता की मृत्यु होती है तो वो 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद 2 वर्षों में
2 वर्षों में वह कहा जाए तो 3000 पैदल सैनिक और 5000 अश्वारोही सेना को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, मतलब जो उसके पिता थे उसके पास इतनी सेना नहीं हुआ करती थी जितनी सेना उसने अब बना ली थी 2 वर्ष की आयु में, मतलब 2 वर्ष के कार्यकाल में। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर देखा जाए कि जैसे ही उसके पास विशाल सेना बढ़ जाती है तो वो ईरान का जो क्षेत्र होता था जहाँ पर बड़े बड़े राजा एक प्रकार से शासन कर रहे थे, तो उसकी एक जिज्ञासा होती है कि हमें भी उस क्षेत्र को जीतना है और वहाँ पर शासन करना है। तो क्या करता है वो कि एक ईरान के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था डेरियस। 334 BC से लेकर 330 BC में एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है अरबेला का युद्ध, और वहाँ का राजा होता था डेरियस। डेरियस और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है 330 BC में। 330 BC में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है अरबेला का युद्ध, और उसका राजा हुआ करता था डेरियस। डेरियस और जब सिकंदर का युद्ध हुआ तो सिकंदर ने डेरियस को हरा देता है। सिकंदर जो होता है वो डेरियस को हरा देता है, और जो डेरियस जिन जिन क्षेत्रों पर शासन किए रहता है, जैसे हो गया एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र, इस सब सिकंदर के हाथ में आ जाते हैं। समझ रहे ना। जैसे ही सिकंदर का ईरान के राजा डेरियस से युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है अरबेला का युद्ध। उस युद्ध से सिकंदर को एशिया माइनर और सीरिया और मिस्र ये सारे क्षेत्र मिल जाते हैं, क्योंकि जो राजा डेरियस होता था वो इन सारे क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। तो जैसे ही वो जो राजा उस क्षेत्र का था वो हारा या उसका मृत्यु हो जाती है, तो जिन क्षेत्रों पर वो राजा जो डेरियस था वो कब्जा किए हुए था, वो किसको मिल जाते हैं? सिकंदर को मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ईरानी साम्राज्य यहाँ पर वो जीत लेता है। ठीक है, इसके बाद ईरान की राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था पार्सपोलिस, उसको भी वो कब्जा में कर लेता है। कौन? सिकंदर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद सिकंदर जो होता है वो एक नए शहर की स्थापना करता है ना। नए शहर की स्थापना करता है तो वहाँ देखा जाए तो उस शहर का जो नाम रखता है वो अलेक्जेंडर ऑफ द एरोकोशियंस है ना। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोशियंस, उस जगह का वो नाम रखता है। उस जगह का अगर पहले का नाम देखा जाए तो कांधार अलग जगह है और गांधार अलग जगह है। गांधार अफ़गानिस्तान वाला इलाका है, और जो गांधार है वो अफ़गानिस्तान में एक जगह आती है, और जो कांधार है वो एक प्रकार से कहा जाए अफ़गानिस्तान के उस तरफ, यानी ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में बैक्टीरिया नाम की कोई जगह है। उस जगह को पहले कांधार के नाम से जाना जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो एक नए शहर को बसाता है जिसका नाम रखा जाता है कांधार। ठीक है, इसको वो अपने नाम, उसका एक नाम रहता था, हमने बताया अलेक्जेंडर ऑफ द एरोकोशियंस, अलेक्जेंडर ऑफ द एरोकोशियंस, उसके नाम पर वो एक शहर बसाता है जिसका नाम होता है कांधार। ठीक है, और वो 2 छोटे छोटे शहर हमने बताया। जो कांधार होता है वो एक प्रकार से अफ़गानिस्तान और बैक्टीरिया के बीच का क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं कांधार। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो सिकंदर था वो कितना शक्तिशाली साम्राज्य बनाता हुआ आगे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद सिकंदर को ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है। मतलब कहा जा सकता है कि अब इससे बड़ा कोई महान सम्राट नहीं है। तो ईरान का, या कहें तो बहुत सारे क्षेत्र हमने बता दिए आपको, इतने सारे उसने क्षेत्र जीत लिए थे। हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप, ये वाले क्षेत्र उसने जीत लिए थे। एक तो एशिया माइनर हो गया, एक सीरिया हो गया, एक मिस्र हो गया, और एक पार्सोपोलिस हो गया, और अफ़गान और बैक्टीरिया, यानी कि इन दोनों को कहें तो सीधा कांधार। यहाँ तक वो आ चुका था, और इस वजह से उसका जो कहा जाए तो उसको एक ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया था। अब उसका उद्देश्य था कि दूध और मधु की भूमि यानी कि भारत को विजय करने का। उसके पास 2 प्रकार से सेनापति हुआ करते थे, एक थल सेनापति, एक जल सेनापति। थल सेनापति का नाम हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, और एक जल सेनापति होता है जिसका नाम है निरयाकस। सेल्यूकस निकेटर का नाम आपने सुना होगा। इसने एक जो इसकी एक पुत्री होती है, यह अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करता है। इसके बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल को पढ़ेंगे जब हम आपको बता देंगे। सेल्यूकस से समझ जाना कि जो सेल्यूकस है वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, इसके बाद
सिकंदर के 2 सेनापति हुआ करते थे, एक जल सेनापति, एक थल सेनापति। थल सेनापति में सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति में निर्याकस। ठीक है, सबसे पहले यह भारत में आता है तो वह आता है खैबर दर्रे से, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा हुआ है। ठीक है, समझना इस चीज़ को कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, जिससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, हम अफ़गानिस्तान होते हुए, उस जगह को कहते हैं खैबर दर्रा। सबसे पहले वहाँ से यह भारत में आने का प्रयास करता है। ठीक है, कौन करता है? सिकंदर। तो इसका एक प्रकार से कहा जाए कि वहीं की एक जनजाति होती है जिसका नाम है हस्ती। उस जनजाति का नाम है हस्ती, और उस जनजातीय क्षेत्र को कहा जाए, उस जनजातीय क्षेत्र की जो राजधानी हुआ करती थी वो पुष्कलवती हुआ करती थी, है ना। ऐसे लोकल की किताब में तो मिलेगा नहीं, इसको थोड़ा समझ लें आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। इसका आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका सबसे पहले अगर युद्ध होता है तो एक जनजाति से युद्ध होता है। ठीक है, और वह जनजाति इतनी खतरनाक थी कि इसका उस जनजाति के साथ लगभग 30 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 30 दिन तक। अब आप सोचिए कि जब इसने ईरान पर विजय पाई और ये भी कई सारे शहरों पर विजय जब इसने प्राप्त की, तो इतना लंबा संघर्ष इसको नहीं करना पड़ा जितना इसको जनजाति से करना पड़ा। सोचिए, भारत में जनजाति इतनी खतरनाक होती है तो भारत के राजा कितने खतरनाक होते होंगे। इसको ऐसा महसूस यहीं से होने लगा, इसको इस प्रकार से ऐसा महसूस यहीं से होने लगा कि यहाँ शुरुआत इतने खतरनाक हो रही है तो क्या होगा, भारत में कैसे युद्ध होगा, ये सारी चीज़ें इसके मन में चलने लगी। लेकिन यहाँ से ये हारता नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ी कहानी है, आप सुनिए। ठीक है, यहाँ इतना खतरनाक युद्ध होता है कि लगभग 30 दिन इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और लगभग इसने कई सारी लोगों को मारा भी है, और 40,000 लोग बंदी भी बना लिए, जो जनजातीय लोग थे। मतलब बहुत क्रूरता दिखाई, एक प्रकार से आक्रामक तरीके से युद्ध किया, और इतना सोचा नहीं था इसने कि जनजाति जो हैं वो इतनी खतरनाक होंगी। ठीक है, तो इसका 40 दिन युद्ध चलता है। 40 दिन युद्ध चलने के बाद इसका आगे चलता है, जो इसका वो होता है पूरा कारवा होता है सेना का, वो आगे चलता है। तो उसका एक रानी से मुलाकात होती है जिसका रानी का नाम है क्लियोपिस, है। तो एक रानी हुआ करती थी वहीं लोकल की रानी, वो भी एक प्रकार से जनजाति की रानी थी। इनका नाम विदेशी लग रहा है लेकिन ये जनजाति नाम है क्लियोपिस। ठीक है, तो वहाँ भी इसका युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद यहाँ पर भी वो जो रानी होती थी क्लियोपिस, उसको ये हरा देता है। ठीक है, हराने के बाद ये इससे आगे चलता है तो यहाँ पर एक पुल बनवाता है जिसका नाम होता है ओहिंद का पुल। और ओहिंद के पुल खैबर दर्रा से आगे की तरफ बनवाया था इसने, वहीं जनजातीय इलाके में जहाँ इसने युद्ध जीते थे, दो युद्ध, एक तो रानी से क्लियोपिस और एक जनजाति से, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर वो 30 दिन का विश्राम करता है। यहाँ पर क्या करता है वो? 30 दिन का विश्राम करता है। पूरी सेना इसकी विश्राम करती है, क्योंकि सेना जो थी वो जनजाति से लड़ते लड़ते इतना थक चुकी थी कि उसे ये लग रहा था कि यार जब हम राजाओं से युद्ध लड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। वो जनजाति जो इनकी सेनापति और इनकी सेना थी वो सोच रही थी कि इस क्षेत्र की जनजाति इतनी खतरनाक हैं, और अगर भारत के अंदर पहुंचते हैं और भारत के राजाओं से युद्ध होता है तो फिर क्या हालत होगी हमारी। तो लगभग इस प्रकार से इनके मन में ऐसा ख्याल चलने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि सेना के मन में कुछ भी ख्याल चले, जो सेनापति होता था वो मेन होता था, सेना को लीड करने वाला सेनापति हुआ करता था। सेनापति कहे कि युद्ध लड़ो तो सेना युद्ध लड़ेगी, सेनापति कहे युद्ध नहीं लड़ो तो सेना युद्ध नहीं लड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। इसके बाद यह सीधा अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के तक्षशिला का नाम सुना होगा आपने। वहाँ के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा आम्बी। इनको आपने चंद्रगुप्त मौर्य जो सीरियल वगैरह टीवीओ पे आते हैं उसमें आपने सुना होगा या देखा होगा, अच्छी तरीके से परिचित होंगे इन चीज़ों से। अब जो तक्षशिला के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था आम्बी, अब आम्बी को ऐसी खबरें आने लगी थी कि एक कोई महान योद्धा सिकंदर जैसा कोई राजा भारत की तरफ आ रहा है और वो हमारे इलाके से होते हुए भारत में जाएगा, तो स्वाभाविक चीज़ है हमसे तो युद्ध उसका होगा ही। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। चलने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ का जो राजा था जिसका नाम था आम्बी को एक प्रकार से डर बढ़ गया कि ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे और हमको हरा दे। तो आम्बी जो राजा हुआ करता था तक्षशिला का, उसने खुद सिकंदर के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब सोचिए, ऐसे भी राजा रहते थे, पहले भी रहते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रहते थे, सभी प्रकार के में देखा जाए तो ऐसे लोग मिलते ही हैं कि जो देश के कुछ देश को बचाने वाले, कुछ देश को बेचने वाले। ये सारी सिस्टम प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। और आज भी अपने देश में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ देश का विरोध भी करते हैं, कुछ देश का सम्मान करते हैं और देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे पहले भी लोग होते थे, ऐसे आज भी लोग हैं, सब बराबर का माहौल है। ठीक है, तो ऐसे जो राजा हुए जिनका नाम था आम्बी इतना डर चुके थे कि उन्हें लगा कि यार अब हम युद्ध नहीं जीत सकते, इतना कोई शक्तिशाली राजा आ रहा है, तो इनने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए, ये जो हो जाते हैं सिकंदर के साथ मिल जाते हैं। कौन? आम्बी।
अब एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पोरस। वो झेलम क्षेत्र जो है तक्षशिला के आगे वाला क्षेत्र है, उसका नाम है झेलम प्रदेश। झेलम प्रदेश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा पोरस। राजा पोरस को ऐसा खबर मिलती है कि जो तक्षशिला है उसका जो राजा है आम भी उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो राजा पोरस सोचता है कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा, चाहे अपनी जान दे दूँगा। ऐसा पोरस राजा का कथन था और ऐसा ही उसने किया। देखिए आगे क्या किया। सिकंदर आ चुका था, तक्षशिला होते हुए सीधा झेलम नदी के किनारे पहुंच चुका था। झेलम नदी को पार करते ही झेलम प्रदेश बसा हुआ था, वहाँ का राजा था पोरस। अब उसका सिकंदर का जो युद्ध होना था वो राजा पोरस से होना था, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ आप समझ सकते हैं, एक तरफ सिकंदर के साथ राजा आम भी, और एक और जनजाति राजा था जिसका नाम था अभिसार। कोई अभिसार जाति का छोटा मोटा शासक सिकंदर के साथ हो गए। अब देखिए आप सिकंदर और यहाँ 3 लोग राजा के सिकंदर के साथ हो गए, और यहाँ पर अकेला राजा पोरस। कौन तरफ? झेलम नदी के इस तरफ, और झेलम नदी के उस तरफ सिकंदर और राजा आम भी और अभिसार 3 राजा थे। अब इनको आना था इस तरफ, झेलम नदी के इस तरफ, और झेलम नदी के इस तरफ राजा पोरस था और इस तरफ सिकंदर था। तो राजा पोरस के पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वारोही थे और 300 रथ थे और 200 हाथी हुआ करते थे। छोटा मोटा राजा ये भी नहीं था, बहुत बड़ा राजा था और ये मुकाबला करने में सक्षम भी था, और इसने कहा भी था कि हम मुकाबला ही करेंगे, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अब क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है हाइडेस्पिज और बितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पिज का हम नाम बताते हैं, हाइडेस्पिज क्या है, और बितस्ता के बारे में हम अभी बता देते हैं। झेलम नदी का प्राचीन समय में बितस्ता नाम था, तो उसे बितस्ता का भी युद्ध कह देते हैं हम, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर राजा जो सिकंदर रहता है वो एक प्रकार से झेलम नदी को पार करने में उनकी सेना, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सेना जो थी वो सीधा पार नहीं कर पा रही थी, कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी झेलम नदी को पार करने में। तो झेलम नदी को पार तो करना ही था, तो करना क्या पड़ा कि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्या किया कि जो झेलम नदी थी, झेलम नदी के ऊपरी तट यानी जहाँ झेलम नदी उथली थी, जहाँ झेलम नदी उथली हुआ करती थी, इन्होंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली थी। तो इन्होंने क्या किया कि रात को झेलम नदी के ऊपरी हिस्से से, जहाँ से उथला है झेलम नदी का हिस्सा, वहाँ से सीधा अचानक युद्ध कर देते हैं राजा पोरस के ऊपर रात के समय में। तो रात के समय में जैसे ही युद्ध करते हैं सिकंदर, तो वो क्या हो जाता है कि स्वाभाविक चीज़, अचानक कोई युद्ध कर दे तो कोई राजा थोड़ी ना जीत पाएगा, तो और युद्ध भी नहीं हो पाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक प्रकार से इन्हें अचानक युद्ध कर दे, तो अचानक युद्ध करने की स्थिति जो है या क्रिया है उसको हम कह सकते हैं हाइड स्पीच का युद्ध, है ना। हाइड स्पीच यानी एकदम हाइड स्पीच, यानी जिसका पता भी नहीं चला, एकदम आक्रामक तरीके से और बिना कोई सूचना के युद्ध कर देना, उसको कहते हैं हम हाइड स्पीच का युद्ध, ठीक है। तो ऐसा इसका नाम मिलता है हाइड स्पीच का युद्ध। और यहाँ पर युद्ध करने के बाद राजा पोरस को बंदी बना लिया जाता है, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर सिकंदर की जीत हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिखा है सिकंदर ने धोखे से राजा पोरस पर हमला करके नदी पर 16 मील ऊपर से पार किया। हमने कहा ना कि नदी के ऐसे हिस्से से पार करते जहाँ से नदी उथली होती है, वहाँ से पार करके राजा पोरस को बंदी बना लेता है और झेलम नदी के इस तरफ 2 नगर की स्थापना करता है सिकंदर। एक तो होता है बुकाफिला सिकंदर के घोड़े का नाम था, और एक था निकैया जो पोरस पर विजय पाने के उपलक्ष्य में उसने शहर का नाम रखा था। तो 2 नगर बसाता है। ऐसा पूछा जाता है कि सिकंदर ने 2 नगर की स्थापना, कौन कौन से नगर हैं जिसकी स्थापना की थी, तो एक तो है बुकाफिला जो सिकंदर के घोड़े का भी नाम है। ऐसा भी पूछा सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं बुकाफिला, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वो PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर इसका जो PDF फाइल है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ सिंधु नदी पार कर चुका था सिकंदर, और झेलम जो ही पोरस राजा था वहाँ भी इसको पार कर चुका था। अब इसको चिनाव नदी, रावी नदी और सतलज और ब्यास और सतलज, इन सभी नदियों को पार करते हुए भारत पहुँचना था, ठीक है। तो कहा जा सकता है एक प्रकार से राजा जो था सिकंदर ने चिनाव, हमने बताया कि सिकंदर झेलम नदी पार कर चुका था, चिनाव नदी भी पार कर चुका था, छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाई लड़कर चिनाव नदी भी पार कर चुका था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से सिंधु, झेलम, चिनाव, और अब बात आ जाती है कहाँ पर, रावी को पार करने में। तो रावी को पार करते में एक जनजाति से युद्ध होता है जिसका नाम है कथियोई जनजाति, यानी कत्था जनजाति से, है ना। तो कत्था जनजाति अपने साहस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी, और वहाँ घमासान युद्ध होता है और आतंक की लहर दौड़ पड़ती है। एक प्रकार से इतना भयावह युद्ध हुआ, इतना भयावह, एक प्रकार से काटा, जो भी लोगों को काटा, कुछ भी करा, मतलब ऐसे प्रकार से चला, और उस युद्ध को भयावह युद्ध कह दिया, क्योंकि बहुत सारा खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा, है ना। क्योंकि राजा की जो सेना थी वो एक प्रकार से जनजातियों से लड़ कर इतना परेशान हो चुकी थी कि क्या हम उलझे जनजातियों में, राजा तक तो पहुंचने में हमको कितना मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो सेना के लोग थे एकदम से आक्रामक रवैया उन्होंने अपना लिया और तेज तर्रार तरीके से लोगों पर हमला किया, ना बंदी बनाया, सीधा मारा, ऐसा सब चीज़ें चलने लगा था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं भयावह युद्ध हुआ। इस भयावह युद्ध होने के बाद जो भी राजा की सेना थी उनका मन और विचार पूरी तरह से बदल गया। अब कहानी यहीं से बदल जाती है।
हमने बताया कि इनको रावी नदी पार कर चुके थे जनजातियों से लड़ते लड़ते, अब इनको ब्यास करना था, सतलज आ जाती, फिर और छोटी छोटी नदियाँ थी, इनको भी पार करना था, फिर भारत में एंटर होते। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनकी राजा की सेना थी, किसकी, सिकंदर की, वो एक प्रकार से बहुत थक चुकी थी। एक तो जनजातियों से लड़ते लड़ते, दूसरी नदियों को पार करते करते, ऐसा सब सिस्टम चल रहा था। तो एक प्रकार से इनके जो सेना थी, वो सेना ने एक प्रकार से आगे जाने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी जो होती है उसको पार करने से, क्योंकि रावी के बाद ब्यास आएगी, ब्यास के बाद सतलज आएगी, इन सब नदियों को पार करते करते थक गई थी। तो राजा की जो सेना थी उसने कहा कि अब हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे, और बहुत थक चुके थे, और वो कह रहे थे कि हमको वापस अपने क्षेत्र में लौटना है, अब हमको इससे आगे नहीं जाना है। इसके बाद कहा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राजा की सेना थी उसने पूरी तरह से इनकार कर देता है, और इनकार करने के बाद जो उसका सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, उसने भी बहुत सारे सेना को समझाया, लेकिन सेना जो थी वो पूरी तरह से इनकार कर चुकी थी कि अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो भी सिकंदर का जो सेनापति था उसने भी कहा कि चलो ठीक है, अब यहाँ से हम वापस लौटते हैं, और सिकंदर ने भी कह दिया कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ से वापस लौटते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ भर चुकी थी कि यहाँ की जो जनजाति इतनी खतरनाक है, अगर राजा के पास जाएंगे तो क्या होगा। और जो वहाँ का जो भारत का जो राजा था वो घनानंद, नंद वंश का शासक, अंतिम शासक घनानंद उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी थी। तो यहाँ से सेना वापस लौटती है। वापस लौटने के बाद क्या होता है कि वापस लौटने के बाद यहाँ पर जो सिकंदर है वो कई ऊंचे ऊंचे स्तंभों का निर्माण भी करवाता है, अपने स्मारक भी बनवाता है, विधिवत यज्ञ भी करवाता है, बहुत सारी चीज़ें करवाता है। पूरे पूजा जो भी पूजा विधि विधान से वापस लौटता है, ऐसा नहीं कि कोई ने भगा दिया हो, पूरी क्रिया विधि से वापस लौटता है। जो भी स्मारक जहाँ तक उसने जीता, सब कुछ स्मारक वगैरह सारी चीज़ें वो लिखवा कर और सब कुछ बनवा वगैरह करके वापस लौटता है पूरे विधि विधान से, है। तो देखा जाए यहाँ से स्तंभ वगैरह सब कुछ बनवा के वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद क्या होता है, वापस लौटते समय उसकी जनजाति से युद्ध हो जाता है। कहाँ का, रावी के निचले हिस्से तक पहुंची। तो रावी के कोई स्थित जनजाति जिसका नाम है मल्लोई जनजाति से उसका युद्ध होता है। उस युद्ध में सिकंदर घायल हो जाता है। सिकंदर घायल होने के बाद सीधा वापस चला जाता है बगदाद, और घायल बगदाद पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में ब्राह्मणों ने बहुत से बड़े चढ़ के भाग लिया था, जहाँ पर उसका वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु होने के बाद जो सिकंदर की जो सेना जहाँ तक जीत चुका था, उसके बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के शासन में वो युद्ध करता है भारत से। सिकंदर तो वापस लौट चुका था और मृत्यु भी हो चुकी थी। अब इसके बाद जो उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो भारत में युद्ध करेगा। वो हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो का लिंक, इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।